सियावर रामचंद्र की जय बोल के करिए। अपन सब बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। हाँ क्या क्या हुआ बच्चों? हाँ नहीं, अच्छी बात है। देखो, अच्छाई और बुराई दोनों पता होनी चाहिए व्यक्ति को, समझ रहे हो? अच्छाई तो ये साउंड अच्छा है। मैडम 5 मिनट रुक जाओ जरा, देखना तो पहले कैसा क्या इसका है ना। चलो हाँ, अपन कहाँ थे? ठीक, पहला याद हुआ ईंट। पहला क्या? इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। दूसरा कौन था अपना? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो ईंट पर ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से ईंट पर। अब आ जाओ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। किसने? तो न्यूट्रॉन का ना, ठीक है, न्यूट्रॉन का ना और चैडविक का चा। तो ईंट पर नाच, क्या? ईंट पर, ई से, पी से, ना से, टा से थॉमसन, रा से रदरफोर्ड, चा से ईंट पर नाच। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन जी ने की, ठीक है ना। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड जी ने की। न्यूट्रॉन की खोज, बात खत्म। ईंट पर नाचेंगे आवाज से अपन लोग। सबका घर है, सब डांस करेंगे। लिखिए, इलेक्ट्रॉन का लिखिए। जो सरलतम तरीका रहेगा आप लोगों को समझाने का, ठीक है, कुछ हंसी मजाक का होगा, कुछ जेन्युइन होगा और कुछ रटना भी पड़ेगा भाई। जिसकी ट्रिक्स नहीं बन सकती उसकी नहीं बन सकती, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? राहुल जी। चलिए ठीक, बढ़िया। राहुल जी एक बार गेट लगा लो यार, थोड़ा सा बहुत आवाज आ रही है अंदर। स्पीड में लिखो बेटा, स्पीड में लिखो, 1 घंटे का टाइम बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन के सामने थॉमसन लिखिए, ठीक है। प्रोटॉन के सामने लिखिए रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। आप लोग जो भी अपने 5-5 लिख के आए हो, ठीक है, वो तो आपको याद करने ही करने हैं। साथ में अगर कोई अपने साथी, जैसे आप सभी ग्रुप में हो, ठीक है, अपन बैठ के फालतू की बात करते हैं, उससे अच्छा बैठ के ये बात करें कि भाई तू देखा तूने क्या लिखा, तू देखा तूने क्या लिखा, है ना। एक दूसरे से समझो कि यार तुमने ये कहाँ से लेके आए थे, फटाक से उसको कॉपी कर लो। तो क्या होता है, उससे हमें चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अपन अपने सिलेबस पे आते हैं जहां अपन थे। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का अपना लेक्चर। आज से हम थ्योरी पढ़ना और लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा नाम क्या है? पुष्पेंद्र त्रिपाठी, ठीक है। देखिए, कल हमने बहुत बेसिक सी चीज समझी थी केमिस्ट्री के बारे में। क्या उसका परिभाषा थी, दूसरा उसके जनक के रूप में कौन थे बताओ। हाँ देख लो, सामने नाम भी, कोई दिक्कत नहीं, थियोफेस्टस जी, है ना, लेवोइशियर। तुम देख के भी नहीं बता पा रहे यार, गुमराह हम तुम्हें कर दे तो गुमराह हो जाओगे। सामने देखो, इसलिए बोल रहा हूं कि लिखा भी है। क्या लिखा है देखो, ये देखो, ये कौन है? शत्रुघ्न पांडे जी। अच्छा प्रफुल्ल चंद, देखो देख के सही बता रहा, ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, इसीलिए बोलते हैं ऑथेंटिक बुक्स से, ठीक है ना। आपको ऐसे कई लोग गुमराह करने भी आएंगे, ठीक है, लेकिन गुमराह नहीं होना है, बोलना वही है जो किताबों में लिखा है, ठीक है। क्या बता रहा था बताइए। हाँ कोई बात नहीं, आप लिख के लेके आइएगा। वो भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का होंगे, लेकिन हाँ जनक यही है आपके। चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं आज पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। पदार्थ क्या है सबसे पहले अपन ये समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी वस्तु
इस संसार की कोई भी वस्तु जिसे हम एक स्थान घेरते हुए देखें या उसमें कुछ भार हो, क्या, या तो वस्तु कोई स्थान घेरे या उसमें कोई भार हो। ये जो लिखा हुआ है पदार्थों का वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैटर्स, ठीक है, या सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन या मैटर का क्लासिफिकेशन। तो द्रव्य या पदार्थ, ठीक है, द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ भी एक द्रव्य है, द्रव्य एक बड़ी चीज है, ठीक है, उसका छोटा रूप क्या है, पदार्थ। तो पदार्थ की यहां पे हमने दो प्रकार की अवस्थाएं समझी, ठीक। तो पदार्थ की परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिए द्रव्य डैश वह वस्तु जो एक स्थान घेरती है, उसमें कुछ भार होता है, स्थान घेरती है या लेती है, ठीक है, उसमें कुछ भार होता है या द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है, ठीक है। अच्छा यहां पे समझिए छोटा सा डिफरेंस, एक होता है द्रव, क्या होता है, और एक होता है द्रव्य, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, गौर करना यहां पे। द्रव द्रव्य का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, और द्रव्य क्या है, संसार में उपस्थित सारी जो वस्तुएं हमें दिख रही हैं, ओके, जो कुछ हमें दिख रहा है वो सब कुछ द्रव्य के अंतर्गत आता है। हवा, पानी, कोई भी ठोस मेटल। अच्छा प्रकाश द्रव्य है क्या, प्रकाश का द्रव्यमान होता है, लिख लीजिए प्रकाश द्रव्य नहीं है, बाकी सारी चीजें द्रव्य है, नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में, ठीक है ना। पदार्थ मतलब क्या, ठोस पदार्थ, गीला यानी द्रव्य वाला पदार्थ, वायु यानी गैसीय पदार्थ, ठीक है, सोना चांदी यानी मेटेलिक पदार्थ, धात्विक पदार्थ, ठीक है, सेल में भरी कार्बन कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, हमारे प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले H2SO4 यानी यौगिक मिश्रण, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले बेसिक सी परिभाषा हमने समझी कि द्रव्य क्या है, वह वस्तु या वह पदार्थ जो एक स्थान घेरता है एवं उसका कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। ना कहीं पूछा जाना है ना कुछ, लेकिन समझना होता है क्योंकि हमारी ये पहली स्टेज होती है, ठीक है। पदार्थ अब कितने प्रकार से हो सकते हैं, पदार्थ हो गया तो भौतिक यानी उसकी कुछ फिजिकल शरीर एक्टिविटी, भाई ये क्या है, हमारा शरीर है, ये क्या है, ये इसका एक फिजिकल, तो हम इसका एक क्लासिफिकेशन करेंगे किस आधार पे, वर्गीकरण करेंगे किस आधार पे, फिजिकल यानी भौतिक आधार पे। दूसरा क्या है, यह किन चीजों से मिलकर बना है, रासायनिक आधार पे, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन कितने आधार पे पढ़ेंगे, दो प्रकार, पहला क्या भौतिक, दूसरा क्या रासायनिक। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, भौतिक के चैप्टर से। लिखिए द्रव्य या पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। एक छोटी सी चीज लिखिए, पदार्थ, लिखिए आपका, लिख लीजिए पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है जो किसी पदार्थ की रासायनिक गुणों को पहचानने में सहायता करता है, ओके। सबसे छोटा कण परमाणु होता है जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों को पहचानने में सहायता करता है, या फिर देखो उस अभिक्रिया में सहायता करता है। मैंने यहां दो नाम लिखे थे, लिख गया सबका, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, लिख गया सभी का, हाँ जी। लिखिए पदार्थ में सबसे छोटा कण परमाणु होता है जो पदार्थ की रासायनिक गुणों को पहचानने के काम आता है या सहायता करता है या उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
हम कैसे भी समझ सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हम अगर बात करते हैं रासायनिक पदार्थों की तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या, परमाणु। वही हम बात करते हैं भौतिक इकाई की तो उसके लिए हम अणु को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई नोट पॉइंट नहीं, पूछा गया प्रश्न क्या है, परमाणु के संबंध में लिखा आपने, समझ में आया इतना आपको? पीछे क्या नाम है आपका? हाँ समझ में आ गया आपको सरिता? चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु को ऑटोमस लिखिए, AUTOMOS, ऑटोमॉस भी कहते हैं। लिखा, अगली लाइन लिखिएगा, जो भी चीज बोलता हूं नई उसको आप एक अगली लाइन लिखिएगा, ठीक है ना। एक एक छोटी छोटी चीज। अच्छा इसमें क्या प्रश्न पूछा गया, देखिए ये एसएससी का एक प्रश्न है आपका, एसएससी के सीएचएसएल का प्रश्न है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। लिखिए, मेरे पढ़ाने का आधार आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 टू 10th में जो भी साइंस में एक एक चैप्टर से, दूसरा हमारे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं एसएससी, व्यापम, पीएससी, यूपीएससी, जहां जहां आपकी साइंस विषय पूछा गया है उसके प्रीवियस प्रश्न जो जो आते हैं उनके आधार पे आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट भी नोट करवाता हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यार ये हम कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं, इसमें वो जरूरी है। क्यों? हमारे व्यापम में आपका जो टारगेट एमपीएसआई है, पटवारी या किसी विषय जिस भी एग्जाम में साइंस का आना है वहां पर नए प्रश्नों का या आसपास 1 या 2 साल या 3 साल पहले हुई परीक्षाओं में जो भी नए प्रश्न आए हैं अगर वो हम अपने नोट्स में लिख लेंगे तो हमें 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा। ओके आगे बढ़िए। लिखिए, परमाणु नाम डेमोक्रिटस ने दिया था। आप लिख के लाए थे परमाणु का खोज किसने की? और परमाणुवाद है वो, डाल्टन का परमाणुवाद, ठीक है। हाँ ठीक है ना, सही लिखा करो पूरा, जो चीज लिखकर आप लेकर आए। हाँ हाँ डाल्टन ही तो बोल तो रहा हूं, परमाणु का जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है प्रॉपर, ये उसको लिख लिया करो, ठीक है। यह नाम देखिए डेमोक्रेटस ने दिया। ओके, परमाणु पर आधुनिक विचार जॉन डाल्टन के हैं। परमाणु पर आधुनिक विचार जॉन डाल्टन के हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, लिख गया आप लोगों का इतना? किसी का छूटा क्या? प्रॉपर समझ में आई इतनी चीजें? ये बहुत बेसिक सी परिभाषा है। इनमें से क्या होता है, देखो हमें ऑब्जेक्टिव किस चीज से पूछ दिया जाए हमें पता नहीं होता है, तो जितनी यथासंभव वो प्रश्न बना सकता है वो हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। अपन का काम ऐसा नहीं रहेगा कि अपन आज एक दिन में चैप्टर खत्म, नहीं। जो आपके साथ ऐसा कर रहा है वो आपके साथ धोखा कर रहा है। चैप्टर्स के एक एक पॉइंट को, उसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव्स को, बताई गई थ्योरी को, एग्जाम्पल्स को प्रॉपर तरीके से समझिए। कब क्या एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव बनकर आ जाए आपको भी नहीं पता है, ना ही मुझे पता है, इसीलिए हम फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। जो जो विषय मैं आपके पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमपी, पंचायती राज, XYZ, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी विषय को पढ़ाने का तरीका अपना यही रहेगा, फुल डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जी, कहाँ जाना है आपको? ओके, भौतिक वर्गीकरण लिखिए, ठोस, द्रव, गैस। मूल रूप से पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस हेडिंग डालिए। निश्चित आकार व आकृति की एक संरचना जिसमें
बाह्य के द्वारा उसके आकार को परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस, जी बताइए। ठोस एक ऐसे पदार्थ जो एक निश्चित आकृति व निश्चित आकार के होते हैं। ठीक है, देखिए ठोस को कभी हम आंतरिक बलों के कारण हम परिवर्तित नहीं कर सकते उनकी आकृति को, हमें उसमें बाह्य बल लगाना होता है। जैसे ये ठोस है, क्या अपने आप बैठे बैठे फूट जाएगा? नहीं ना, जब तक इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, इसमें दाब नहीं बढ़ाओगे, ताप नहीं बढ़ाओगे, इसमें प्रेशर नहीं लगाओगे, तब तक ये डिस्टर्ब नहीं होता है। किस प्रकार से इसकी आकृति चेंज की जा सकती है? इसके बाह्य बल लगाने के बाद इसकी आकार व आकृति में चेंजेस लाई जा सकती है। ठीक है, लिखिए ठोस संपीड्य बहुत कम होता है या नहीं होता है? संपीड्य, देखिए ठोस बहुत कम संपीड्य होता है, ना के बराबर है ना। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं होता है। कुछ ठोस ऐसे हैं जिन्हें हम थोड़ा बहुत संपीड्य कर सकते हैं। ठीक है, अब ये संपीड्य क्या है? ये नई चीज मार्केट में कहां से आ गई? आप लोगों ने सुना होगा संपीड़न बल, सुना है? संपीड़न बल, देखो बेटा एक देसी भाषा में समझो, किसी चीज को दबाना, संपीड़न करना, उसको कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी, इनमें से कोई एक वर्ड सुना है आप लोगों ने? ठीक है ना, किसी चीज को कंप्रेस करना। अब कंप्रेस का मतलब ये नहीं कैसे भी कर दिया, किसी पदार्थ को उसकी अक्ष की दिशा में संपीड़ करना, यानी ये एक्स वाई, ठीक है, मैं ऐसे संपीड़ करूंगा तो यानी इसे ये ऐसा ही होना चाहिए। ओके, लेकिन ये हाथ तो हमारा कैसा अंदर ऐसे आ रहा है, कोई ठोस चीज नहीं होगी तो वो कैसे होगी? सीधी रेखा में संपीड़ हो जाएगी। ओके, यानी हम किसी चीज को तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो हम ठोस को कभी उसके अक्ष में नहीं संपीड़ कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए, लिखिए इसके घटक कण, ठोस के घटक कण, देखिए यहां देखो बेटा, ये एक ठोस है। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको यहां बना के देता हूं। यानी एक सीक्वेंस में, प्रॉपर, एकदम प्रॉपर बोलते ना जिसे, घटक क्या होता है? किसी भी चीज के छोटे छोटे कण। हमारे एक लकड़ी जो है वो छोटी छोटी लकड़ियों से मिलकर बनी है, एक पेड़ जो होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़ा पेड़ बनता है ना। तो उस प्रकार से किसी भी ठोस वस्तु के जो घटक होते हैं वो प्रॉपर एक संरचना में होते हैं। ठीक है ना, उनमें बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, या डिस्टेंस होता ही नहीं, आप ये मानिए ना के बराबर होता है, तभी जाके ठोस वस्तु को हम उसका आकार व आकृति परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, घटक पास होने के कारण इसका अंतराणुक बल, कौन सा बल? अब प्रश्न क्या आता है जो मैं इतनी देर से आपको समझाना चाह रहा था, प्रश्न आता है कि सर्वाधिक अंतराणुक बल पदार्थ की किस अवस्था में होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ठोस में। ठोस पदार्थ में सर्वाधिक अंतराणुक बल होता है। ठीक है, जब हम किसी ठोस पर ज्यादा दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ज्यादा दाब लगाते हैं, एक सीमा से अधिक दाब लगाने पर इसके जो कण हैं वो प्रतिकर्षित होने लगते हैं। प्रतिकर्षित मतलब क्या होता है समझिए, ये कॉपी दीजिए, ये दो बंद कॉपी है हमारे पास, हमने इसको ऐसे लगाया, नॉर्मल है, लेकिन हम इसको ऐसे लगा देंगे या हम इसको ऐसे लगा देंगे, इसके पेज मुड़ने लगेंगे, क्या ये रेखा में फट रहा है? नहीं ना, इसे कहते हैं अक्ष की दिशा में प्रतिकर्षित ना होना। ठीक है, यह अपनी दिशा से चूर चूर होने लगते हैं। तो हमें किसी ठोस को फोड़ने के लिए एक सीमा से बाहर दाब लगाना पड़ेगा, उसके अंतराणुक बल कैसे हो जाएंगे? प्रतिकर्षित। लिखिए, अब थ्योरी समझ में आया जो समझाना चाह रहा था? अब लिखिए, ठोस का अंतराणुक बल अधिक होता है, जिस कारण ठोस कठोर व दृढ़ होते हैं। अब समझ गए ये लकड़ी इतनी कठोर क्यों है? क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में बनी है। ठीक है, क्या भैया? हाँ, एग्जाम्पल समझाऊं फिर से, रिपीट कर दूं? लिखिए, लिखिए फिर से बता देता हूं, लिखिए ठोस के घटक कण अत्यधिक नजदीक
होते हैं जिनमें प्रबल अंतराणुक बल होता है, जिसके कारण ये कठोर व दृढ़ होते हैं। तो यहां पर आपके 3 ऑब्जेक्टिव आ गए, ठीक है। अभी हम जो एक एक ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं हम कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। अभी हम ठोस को सेपरेट पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद हम ठोस, गैस व द्रव को कंपेयर करेंगे तीनों को, ठीक है। एक और चीज लिखिए लास्ट, इसमें इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता। लिख लिया आप लोगों ने पहले क्या ये? अच्छा देखो, एक बहुत देसी भाषा में समझो। ये एक दीवार है, कैसी है? देखो राजा, ये एक दीवार है, ठीक है। अब दीवार में हमने ईंटें जमाई, हमें ये मान के चलो ये एक दीवार है, ठीक है। हमने यहां पर ईंट जमाना शुरू करी, क्या किया? अब मैंने यहां पर ईंट छोड़ दी, फिर मैंने ईंट जमाना शुरू करी, मैंने यहां पर ईंट छोड़ दी। इस प्रकार से जब मैं ईंट जमाते गया तो ये एक आकृति बन गई, लेकिन यहां पे क्या रह गया? हॉलो स्पेस, खाली स्पेस रह गया। तो मैं आऊंगा, अच्छे घन फोड़ूंगा, तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो एरिया है, ये जो एरिया फूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं फूटेगा। क्यों? यहां पर प्रॉपर तरीके से अंतराणुक बल काम कर रहा है, ठीक है। ये पास पास है, इसलिए यह क्या रूप हो गया? ठोस रूप हो गया। और यहां पर हॉलो एरिया था, यहां पर क्या था? हॉलो एरिया था, जिस वजह से ये फूटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठोस समझ में आया? ठोस तो देखिए बहुत सिंपल सी भाषा है। ठोस क्या है? लकड़ी ठोस है, लोहा ठोस है, मेटल कोई भी जो ठोस है, ठीक है। एक लिमिट तक हर चीज को पीटा जा सकता है, लेकिन बात करेंगे एक सीमा तक, ठीक है। लिखिए द्रव। अच्छा अब समझो, हेडिंग डाल लो पहले द्रव, फिर समझाते हैं। द्रव, द्रव देखिए, द्रव, द्रव यह पदार्थ की भौतिक अवस्था का दूसरा रूप है। अब इसमें क्या होता है? अपन ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने अभी? कि ठोस की जो आकृति है और आकार है वह कैसा होता है? निश्चित होता है। क्या पढ़ा हमने अभी? ठोस की आकृति व आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ये ठोस है, इसकी आकृति व आकार कैसा है? निश्चित है। अब बात करते हैं हम द्रव की। काय की भैया? द्रव की। पानी की बोतल है क्या? पिलाएगा कोई पानी? लेकिन मुझे 2 बोतल पानी चाहिए, वो भी दे दो बोतल, लाइए। समझते हैं, ये 2 बोतल पानी है, कितना है? इसमें पानी लगभग भरा हुआ है 100 ml, कितना भरा हुआ है? और इसमें लगभग 300 ml, कितना भरा हुआ है? अगर ये 500 ml की बोतल है, 1 लीटर की तो ज्यादा होगा, है ना, मेरी गलत मत जाना, समझो बात को। ये कितना बेटा? 100 ml, ये 300 ml। अब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि इसमें जो 100 ml पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसमें? 100 ml पानी भरा हुआ है। अगर मैं इसको निकाल के यहां फैला दूं जमीन पर, कहां फैला दूं? जमीन पर, तो इसका आकार तो चेंज हो जाएगा। क्यों? अभी ये किस शेप में है? गोल, ऊंचा, और इसकी डिजाइन की शेप में। इसका मतलब वो जमीन पर डालने के बाद ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। फैल जाएगा ना द्रव? तो क्या मतलब है? आकृति निश्चित नहीं होती है। लिखिए, ठोस की आकृति निश्चित नहीं होती है। अरे सॉरी, द्रव की है यार, हाँ, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ लिख लीजिए पहले, लिख गया? अब आइए, बात आई थी इसके आकार पे। तो पानी यानी द्रव का आकार नहीं, आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। तो पानी यानी किसी भी द्रव का आयतन तो निश्चित रहेगा। क्यों? मैं चाहे इस 300 ml पानी को इस बोतल में रखूं या जमीन पर डाल दूं, क्या पानी बढ़ जाएगा? 150 ml हो जाएगा या 50 ml हो जाएगा? नहीं, क्या रहेगा? वो 100 ml रहेगा। क्या रहेगा? 100 ml। तो लिखिए, आयतन निश्चित होता है। देखो बेटा, ऐसा है, देसी भाषा में समझोगे ना तो जीवन नहीं भूलोगे, ठीक है। लिख गया? आगे चलिए। अच्छा देखो, बात आई अंतराणुक बल की, ठीक है। बात काय की आई? अंतराणुक बल की। तो बनी बात है, इसका जो अंतराणुक बल वो ठोस से कम और गैस से ज्यादा होगा। तो ऐसा कीजिए, एक हेडिंग छोटी सी डाल लीजिए, लाल पेन से पॉइंट बनाकर लिखिए अंतराणुक बल।
क्या लिखेंगे आप लोग? अंतराणुक बल। यहां देखिए ऐसा लिखिए, ठोस का ज्यादा होगा द्रव से। किससे? द्रव का ज्यादा होगा किससे? गैस से। समझ में आ गया? हाँ लिखिए, अंतराणुक बल ठोस का ज्यादा होगा द्रव से, द्रव का ज्यादा होगा गैस से। बेटा व्यापम में जो परीक्षा देने जाओगे उसमें पूछा जाएगा किसका अंतराणुक बल अधिक होता है, और ऐसा चित्र बना रहेगा रंगीन सा, उसमें आपको इसमें सही टिक मार देना है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछने में आए तो उसमें सही टिक मार दियो। ठीक है? अगर मैं यहां पे बराबर का चिन्ह लगाता तो क्या सही होता? वो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? आप समझो बात को, क्यों नहीं होता अपन समझते हैं। ठीक है? अच्छा, पानी पानी बहुत पीते हैं सर। नहीं, ये अपनी क्या है? पानी की बोतल। इसमें आपको अभी कैसा दिख रहा है? हिलते हुए दिखने लगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके जो आपस में कण हैं वो उतने ज्यादा दृढ़ स्थिति में नहीं है, उनका अंतराणुक बल उतना मजबूत नहीं है, और ठोस जैसे वस्तु होती है। क्या वस्तु? मास्टर पागल तो नहीं हो गया? ये ठोस वस्तु, मैं ऐसे ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, हिल रहा है क्या? यानी इसकी जो आकृति है इसके अंतराणुक बल की वजह से कैसी है? स्टेबल है। ठोस कभी भी किसी भी अवस्था में रखने पर अपनी आकृति व आकार को छोड़ता नहीं है, लेकिन आपकी जो बाकी वस्तुएं जैसे द्रव है वो क्या करेगा? इसको छोड़ देगा। समझ गए बात को? अभी बॉटल स्टेबल रखी हुई है तो पानी क्या हिल रहा है? उसका नहीं हिल रहा है। अब ये आप समझ गए क्या कहना चाह रहा था मैं? नोट डाउन कीजिए। दाब, द्रव पर दाब डालकर इसे पास लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आइए हाँ लिख लीजिए, द्रव पर दाब डालकर इसे पास लाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ये पानी की बोतल, ये लगभग होगी 700 ml 600 या 800 ml की। ये क्या है? 1 लीटर की। ठीक है? अगर इसमें पानी जो भरा है आपका 500 लीटर का, तो वो थोड़ा सा ज्यादा एरिया ले लेगा। ठीक है? क्यों? इसका शेप वैसा है। अब मैंने इसे क्या एक छोटी बोतल में भर दिया, मान लो ये 500 लीटर की होती तो ये फुल भर जाता। अभी जो ये आराम से यहां बैठे हुए थे, महोदय जी आराम से बैठे थे, तो मैंने इस पे क्या लगाया? एरिया छोटा किया, इसका पतला किया, तो ये क्या पास पास आ गए। यानी द्रव पर दाब लगाने से उसे पास में लाया जा सकता है, लेकिन ठोस को लाया जा सकता है क्या? नहीं। लिख लीजिए। अच्छा, अब इन दोनों में एक समानता है, ठोस और द्रव में। क्या समानता है? सीमा से अधिक दाब लगाने पर, सीमा से अधिक दाब लगाने पर इसके कण भी प्रतिकर्षण क्रिया दिखाते हैं। ठीक है ना? यानी एक लिमिट के ज्यादा अगर दाब लग जाता है तो इसके कण भी प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ठोस में भी प्रतिकर्षण होता है और द्रव में भी प्रतिकर्षण होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए गैस महोदय पर। किस पर आते हैं? गैस महोदय पर। ठीक है? तीसरी अवस्था क्या है? गैस। लिखिए, इसका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है? इसका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है। अंतराणुक बल के बारे में आपको बता चुका हूं कि सर्वाधिक किसका होता है? ठोस का। उससे कम, सबसे कम गैस का। अंतराणुक बल सबसे कम होता है। कम बेटा गैस, हाँ गैस में कम होगा। अंतराणुक बल जिसमें ज्यादा वो उतना ठोस। ठीक है ना? चलिए लिखिए, गैस पर ताप व दाब का असर होता है। ठीक है? इसके लिए हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर साइंटिस्ट आए थे। कौन आए थे? सुंदर सुंदर वैज्ञानिक। कौन आए थे बेटे? सुंदर सुंदर वैज्ञानिक। तारीफ करो यार, वो व्यक्ति गुणवान थे। गुण के गाहक 100 से, मतलब 100 1000। जिसके पास गुण है उसके 100 लोग तारीफ करेंगे, और जिसके गुण नहीं उसकी कोई तारीफ नहीं करता। ठीक है? हम जानते नहीं है कौन थे, लेकिन थे कोई ना कोई। अब आइए समझते हैं।
बात चल रही है काहे की? गैस की। किस चीज की बात चल रही है? गैस को अधिक, जैसे अभी इस रूम का टेम्परेचर क्या है? 37, 35, 30 होगा, चलिए ठंडी आ गई 25 होगा, ठीक है। हम जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? हमने जैसे जैसे ताप बढ़ाया तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। लिखिए, गैस में ताप बढ़ाने पर इसके आयतन में वृद्धि होती है। हमने दो शब्दों का उपयोग किया था, ताप और दाब का। तो ताप के लिए लिखिए चार्ल्स का नियम। चार्ल्स, ताप चल रहा ना, ताप चल रहा है, दाब चल रहा, क्या चल रहा था? पक्का ना? दाब मत लिखवा दो, लड़ाई करवा दो यूट्यूब पे। चलिए, चार्ल्स का नियम लिखिए, स्थिर दाब पर, परिभाषा लिखिए, स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो चार्ल्स महोदय ने क्या नियम दिया था कि स्थिर दाब पर, ठीक है, स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो चार्ल्स महोदय आए, कौन आए? चार्ल्स महोदय जो आए, इन्होंने कहा एक निश्चित दाब पर, एक निश्चित या स्थिर दाब पर, ये दिख रहा है आप लोगों को, गैस की आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। अब इसके कहने का तात्पर्य समझिए, ठीक है। जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा गैस फैलेगी, उतना उसका आयतन बढ़ते जाएगा। क्यों? हीट, वायु के कण में जब जब हीट होती है तो वो क्या होता है? दूर होती जाती है, ठीक है ना। वृद्धि जैसे जैसे उसके तापमान में होगी, उसके कण कैसे होंगे? फैलते जाएंगे। हमारे व्यापम में आज के समय पे ये प्रश्न आ रहे हैं डायरेक्टली, आपको लिखा रहेगा इसका वॉल्यूम, बोलेंगे टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे कि ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप स्थिर होगा या कुछ नहीं। आपको किस पे आंसर पर टिक लगाना है? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो ताप घटेगा, यानी आयतन बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, आयतन घटेगा तो ताप घटेगा, आयतन स्थिर है तो ताप स्थिर रहेगा। तो चार्ल्स के इस नियम को कॉपी कीजिए, भी समानुपाती टी लिखिए, भी समानुपाती टी, जहां भी गैस का आयतन है, लिखिए टी गैस का परम ताप है। यहां देखिए भी बराबर के टी, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके स्थान पर बराबर और के आता है, जो कि के क्या है? एक नियतांक। लिखिए के एक नियतांक है। ओके, अब के बराबर भी बटे टी। व्यापम में प्रश्न पूछा जाएगा, लिखिए 3 चीजें। पहला लिखिए, ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा, ताप कम होने पर आयतन कम होगा, ताप स्थिर रहने पर आयतन स्थिर रहेगा। लिखिए ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा, ये पहला था आपका, ठीक है। ताप घटने पर आयतन घटेगा, ये दूसरा था आपका। क्या थोड़ा फास्ट लिखवा रहा हूं क्या, और स्लो लिखवाऊं? फिर ठीक है। ताप स्थिर रहने पर आयतन स्थिर रहेगा, ठीक है। तीनों चीजें कंफर्म, याद हो गई, समझ में आया? छोटे नाम क्या तुम्हारा? संगीता, सपना, क्या नाम था तुम्हारा? आकाश। देखो भी बराबर टी, अगर आपको अब लिखने आता है, प्रश्न ऐसा कुछ आता है तो आप इसको हैंडल कर पाएंगे, ये इससे और आसान भाषा में समझाऊं? बताइए,
कोई संकोच की बात नहीं, खोल के बोलो। ये समझ में आया क्या है ये? हमारी गैस के ताप से संबंधित और आयतन से संबंधित चार्ल्स महोदय ने एक नियम दिया था, जिसे हम चार्ल्स का नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर वातावरण में या किसी एक चीज में जिसमें गैस भरी हुई है दाब नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो तापमान पर निर्भर करता है कि आयतन स्थिर रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो आयतन घटेगा, तापमान स्थिर रहेगा तो आयतन स्थिर रहेगा। बहुत आसान तो है, क्या कठिन है इसमें? अब यही चीज आपको न्यूमेरिकल बेस में अगर पूछ भी दिया जाए, अगर ये फॉर्मूला सामने आता तो घबराते क्यों परीक्षा में? बहुत आसान है ये तो। इसमें एक प्रकार के प्रश्न और आते हैं, V1 T1 बराबर V2 और T2, यानी कुछ नहीं बेटा, दो अलग अलग गैस के आयतन और तापमान दिए रहेंगे आपको। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको चार चीजें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है V1 का मान 5 है, ठीक है, टेम्परेचर 1 का मान 10 है, V2 का मान 6 हो गया, तो टेम्परेचर 2 ज्ञात कीजिए। ये निकालते बनेगा। क्या करना चाहिए इसमें हमें? इस V1 के स्थान पे क्या लिख देंगे हम? 5। इस टेम्परेचर 1 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 10। इस V2 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 6। और T2 हमें ज्ञात करना है, तो T2 महोदय यहीं रहेंगे, ये 6 महोदय इसके नीचे आ जाएंगे, 6 10 से कट जाएगा, ये आपका 5, ये 3 हो जाएगा, 5 25/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या घबराना बताइए? ये प्रश्न अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स से अब व्यापम ने इसी साल से प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं, जो हम 9वीं 10वीं में कर चुके हैं। कठिन नहीं है, जब हमें ये नियम याद हो जाते हैं तो हमें इनके छोटे छोटे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये कॉपी किया, लिखिए इसे हम इस प्रकार और भी लिख सकते हैं, V1 T1 बराबर V2 T2। लिखिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V1 T1 बराबर V2 T2। V1 T1 बराबर V2 T2। ठीक है, जहां पर V1 व V2, जहां पर लिख गया V1 T1 बराबर V2 T2, जहां पर V1 व V2 अलग अलग गैसों के आयतन हैं, T1 व T2 उनके तापमान। ठीक है, जो पूछा जाए 3 चीज दी रहेंगी, एक निकालने को बोलेगा निकाल लेना। आगे बढ़े अपन। इतना प्रॉपर समझ में आ रहा है या कठिन लग रहा है बताओ? अब लिखिए बायल का नियम, लिखिए बायल का नियम। हमने अभी क्या लिखा? गैस में चार्ल्स का नियम। अब गैस से संबंधित बायल का नियम लिखिए। ठीक है, लिख लिया, हेडिंग डाल ली। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये आएगा इसका, और ये नियम किसने दिया? तो बायल महोदय ने दिया। ठीक है ना, नियम याद होगा तब पता चलेगा। ठीक है ना, तो बायल का नियम है। ये क्यों है, किस चीज का संबंध दर्शाता है? तो ये आदर्श गैस व उससे संबंधित आयतन व दाब, यानी आदर्श गैस में दाब और आयतन का। हमने अभी क्या पढ़ा? ताप और आयतन का। अब हम पढ़ेंगे ताप और आयतन का। कोई पूछता है क्यों भैया ताप का नियम किसने दिया? तो ताप का हमारे चाचा दे गए थे, और दाब का कौन दे गए थे? पप्पा दे गए थे। ठीक है ना, बायल ने दे गए दाब का, चार्ल्स दे गए ताप का। तो छोटा सा वहीं पे ब्रैकेट बनाइए, लिखिए बायल, लिखिए बायल दे गए थे काय का नियम? दाब का। और चार्ल्स चाचा क्या दे गए थे? ताप का। ठीक है, ये गैस से संबंधित आपके दो नियम थे। चलिए लिखिए बायल का नियम, लिखिए स्थिर ताप पर, अच्छा चार्ल्स के नियम में भी क्या था? स्थिर दाब पर। यहां पर क्या आ गया? स्थिर ताप पर। वहां पे क्या था? दाब। तो यहां लिखिए ताप। स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखिए P समानुपाती 1/V या P व्युत्क्रमानुपाती V। देखो उसमें था समानुपाती, क्या था? समानुपाती, क्या था भैया? तो हम क्या लिखेंगे? T समानुपाती V। अब क्या आ गया वर्ड? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उसका उल्टा। तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। अब यहां पे क्या मतलब हुआ भाई? यहां तो ताप बढ़ता था तो दाब बढ़े, वो आपका वॉल्यूम बढ़ जाता था, आयतन बढ़ जाता था। अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा है। ठीक है, समझते हैं। 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 6 बराबर क्या होता है? 2/3 होता है, ठीक है। अब हमें इस 6 को मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? इस 6 को। तो हम यहां पर 1 × 6 करेंगे, यानी हमें यहां एक संख्या घटानी पड़ेगी तो यहां एक बढ़ानी पड़ेगी ना। उल्टा मतलब क्या होता है? उल्टे का सामान्य अर्थ होता है कि अगर प्रेशर हमने लगा दिया 100, कितना लगा दिया? 100। प्रेशर क्या लगा दिया? 100। तो आयतन क्या हो जाएगा उसका? कम। गैस उड़ जाएगी एकदम, गैस खत्म, जम जाएगी। गैस क्या हो जाएगी? एकदम छोटे रूप में आ जाएगी। हमने जितना दाब लगाया, हमने हवा को, एक बड़े कमरे में हवा भरी हुई है, हम हवा को फुग्गे में ही भर देते हैं ना, छोटे से आयतन में, समझ रहे हो आप? हमने उस पर दाब लगा के उसको छोटा कर दिया। क्या कर दिया? दाब लगा के छोटा कर दिया हमने, यानी गैस को दाब लगा के कम आयतन का किया जा सकता है। तब दाब बढ़ेगा, लिखिए पहला, दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। दूसरा लिखिए, दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। और तीसरी सिचुएशन तो कॉमन है ही बेटा कि वो स्थिर रहेगा तो ये भी स्थिर रहेगा। ठीक है, यहां पर P क्या था? P क्या था यहां पर? दाब। P क्या था? दाब। T क्या था? ताप। V क्या था? वॉल्यूम, आयतन। भाई 3 चीज पढ़ी ना हमने गैस में। क्या पढ़ा? P। ऐसे लिख लिया करो, जब पहली बार पढ़ो तो लिख लिया करो दाब। ठीक है, V क्या था आपका? आयतन। क्या था? और T क्या था आपका? ताप। तो हमने इन 2 परिभाषाओं में इन नियमों को समझा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव आपका आएगा कि अगर तापमान बढ़ता है तो गैस के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? बढ़ जाएगी। तापमान घटता है तो गैस के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? घट जाएगी। यानी जैसा तापमान होगा वैसी गैस का आयतन होगा, सीधी बात आप समझ लो। लेकिन दाब की स्थिति में क्या होती है? वही चीज उल्टी। दाब की स्थिति में क्या होती है? अच्छा, आप चलो सरल भाषा में याद करते हैं। दाब को हम कैसे लगाते हैं? जहां उल्टे हो जाते हैं। भाई मुझे इस पे दाब लगाना तो मुझे इस पे चढ़ना पड़ेगा ना, मुझे चढ़ना पड़ेगा, हमें उसके उल्टी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। किसी भी चीज में दाब लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? एक उल्टी प्रतिक्रिया करनी होती है। ठीक है ना? तो अब ऐसे याद कर लो यार कि दाब हम ज्यादा लगाएंगे तो वो आयतन घट जाएगा, दाब कम लगाएंगे तो वो आयतन बढ़ेगा। ओके, कोई डाउट इसमें? अब तक जो पढ़ा सर से गया कि आया दिमाग पे? आप लोग लिखते प्रॉपर हैं? कोई परिभाषा बोलता हूं तो उसको प्रॉपर तरीके दूर दूर लिखा करो, जैसे चिड़िया गुड्डी टाइप मत लिखा करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ये जो मैं आपको नोट्स लेके आ रहा हूं ये आपकी एनसीईआरटी के 6वीं से लेके 12वीं तक की किताबों का निचोड़ लेके आता हूं मैं। ठीक है, दूसरा व्यापम में जो प्रीवियस ईयर हुए हैं 2021 में 20 में, यानी जो पेपर अभी हुए हैं ना, जेल के हुए, पुलिस के हुए, आपके फार्मासिस्ट के हुए, आपके स्वास्थ्य विभाग में हुए, आपके कृषि विभाग में हुए, और आपके अभी ऑडिटर वाले पेपर होंगे, तो जो भी पेपर आपके होंगे, पीएससी का पेपर हुआ, उन सभी के क्वेश्चंस उठा के लेके आता हूं मैं। ठीक है ना? तो एक एक पॉइंट जो आपका है ना बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में आया हुआ पॉइंट है। ठीक है ना? तो आप इनको प्रॉपर लिखा करो। नहीं समझ में आए 3-3 बार रिपीट कर दूंगा मैं, लेकिन जब तक समझ में ना आए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना? ना तो आपका फरवरी के पहले कोई पेपर हो रहा है कि आपको इतनी जल्दबाजी से हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाओ। ठीक है ना? आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, दिमाग पे कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं उस सिलेबस का।
सिलेबस का सार भी तब है जब आपके दिमाग में वो चीज चली जाए। ओके, आगे बढ़े। चलिए एक और लिख लो यार, गैस से संबंधित ग्राहम का विसरण नियम लिखिए। ग्राहम, हालांकि कहां कहां से नाम लिया था मास्टर ने, लिखिए ग्राहम का विसरण का नियम। ग्राहम कौन थे भैया? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैस से संबंधित एक नियम दिया। ठीक है, ग्राहम जी ने गैस से संबंधित एक नियम दिया। काय से संबंधित? विसरण से संबंधित। विसरण क्या होता है? ये फैल जाना। गैस कोई आदमी तो है नहीं कि चल के जाएगा मास्टर की तरह, है ना, कोई बच्चा है कि बढ़िया स्टेबल बैठा रहेगा। तो गैस क्या होती है? विसरण करती है। गैस क्या करती है? विसरण करती है, फैलती है। ठीक है, चलिए लिखिए, जब ताप व दाब स्थिर अथवा नियत रखा जाए तो गैस का विसरण दर गैस के घनत्व के गैस की विसरण दर गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस के विसरण दर गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिख गया? आइए समझते हैं क्या बकवास कर रहे हैं। आर यानी गैस की विसरण दर, लिखिए आर गैस की विसरण दर, डी गैस का घनत्व। डी क्या है? गैस का घनत्व। अब मैंने परिभाषा क्या लिखवाई आपको, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में देखिए। लिख गया भैया? डी गैस का घनत्व है। अब अपनी अपनी कॉपी में देखिए, परिभाषा को दोहराइए, बोलिए सब लोग साथ में। स्थिर ताप, बोलिए सब लोग, स्थिर ताप अथवा दाब पर गैस को रखा जाए तो गैस की विसरण दर गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी आर गैस की विसरण दर थी। ठीक है, कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी नीचे आएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू 1/√D। लिखिए रूट, अंडर रूट, वर्गमूल D। ठीक है, अच्छा हमने ऊपर वाले प्रश्नों में जब पढ़ा है V1 T1 बराबर V2 T2, दूसरे प्रश्न में हमने क्या पढ़ा है? P इज इक्वल टू 1/V पढ़ा था। क्या पढ़ा था? P इज इक्वल टू 1/V पढ़ा था। यहां हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा था, यहां हम पढ़ रहे हैं R इज इक्वल टू 1/√D। अब यहां पर मान लीजिए पहले प्रश्न की तरह R1 और R2 दे दिया गया, फिर क्या होगा? D1 और D2 आ जाएगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानुपाती था, इसलिए T1 T2 इसके साथ आया, ये उसके अपोजिट में आएगा। तो R1 यहां पर है तो यहां क्या आएगा? D2, यहां पर क्या आएगा? D1। और रूट तो इनके पापा इनको देके गए थे विरासत में, तो इनको लगाना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए, R1 बटे R2 बराबर रूट D2 बटे D1। ठीक है, समझ में आया इतना या नहीं आया? ये बताइए, समझ में आया? आइए, कितना टाइम हुआ अभी? समय अच्छा है, चलने दीजिए। आइए अब हम समझते हैं यहां पर ये ठोस, द्रव और गैस तो आपको समझ में आ गया। ये चौथी अवस्था प्लाज्मा, क्या चौथी अवस्था कौन सी? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था कौन सी? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, और ये पांचवी अवस्था कौन सी? फर्मियान संघनन। इन अवस्थाओं को समझने के पहले मैं आपको एक परिभाषा लिखवाना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ये एरिया बड़ा नहीं हो सकता है क्या? ओके, हो गया, आजा बे।
समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बताओ। ये प्रश्न आपके व्यापम में और पीएससी में पूछे गए प्रश्न है जो आपको लिखवा रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट जिसका लिखवा रहा हूं ना, ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग ना एक एक पॉइंट इधर रटो, समझ में तो आने वाला। मैंने एकदम स्टोरी टाइप समझाया, आप समझ में तो आई जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए देखो बेटा, यहां देखो एक चक्र है। क्या है? एक चक्र है। यहां पे क्या है? ठोस महोदय। कौन है यहां पर? ठोस महोदय। यहां पर दूसरे कौन से महोदय हैं? द्रव महोदय। और यहां पर तीसरे महोदय कौन से हैं? गैस महोदय। ठीक है, आइए, ठोस को द्रव में परिवर्तित करना, ठोस को द्रव में परिवर्तित करना कैसे संभव है? ये चीज क्या होता है, जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो अपनी ठोस चीज है, हम इसका एक टेम्परेचर, अभी ये क्या है? बॉटल एक ठोस चीज है, मैं इसमें आग लगा दूं, क्या कर दूं? इसमें आग लगा दूं, तो आग लगाने के बाद ये धीरे धीरे क्या होगा? पिघलना शुरू होगा। पहली प्रक्रिया क्या है आपकी? तो यहां क्या लिखेंगे? पहली प्रक्रिया पिघलना, यानी ठोस आपका गलने लगा। क्या हुआ? ठोस गलने लगा। तो ठोस पहले पिघल के क्या बना? द्रव। द्रव के साथ हम और लगातार आग लगाते गए, क्या करते गए? और आग लगाते गए, क्या करते गए? और आग लगाते गए। तो ये क्या हो गया? वाष्पन। क्या हो गया भैया? वाष्पन क्रिया हो गई। ठीक है, क्या हो गया? वाष्पन क्रिया हो गई। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा ठोस सीधे गैस सीधे ठोस बन गई हो? लिखिए, संघनन। क्या बोलते हैं इसको? संघनन। ठोस जब सीधे गैस बन सकती है, ऊर्ध्वपातन सुना है? ऊर्ध्वपातन सुना है? तो तीसरी जो आपका स्टेप आएगा वो आएगा क्या? संघनन। कौन सा? ये मैंने आपको परिभाषा इसलिए लिखवाई, मैंने अभी नाम लिया बोस-आइंस्टीन संघनन। अब समझ गए वो चौथी चीज क्या है? गैसीय रूप को ठंडा करके एक ठोस के रूप में परिवर्तित करना, डायरेक्ट द्रव में नहीं, सीधे ठोस के रूप में परिवर्तित करना संघनन कहलाता है। ठोस को सीधे गैस के रूप में लाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या होता है उसमें? ठोस हमारा गैस के रूप में परिवर्तित होता है। क्या होता है? ठोस हमारा गैस के रूप में परिवर्तित होता है। लिखवाऊंगा, सुनिए आप, मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा, अभी केवल समझ लीजिए आप लोग। ये डायग्राम बनाता हूं जो, वो आपको समझाने के लिए। मैं एक एक चैप्टर की एक एक थ्योरी आपको नोट डाउन करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको डायग्राम याद नहीं आएगा, जो आप पढ़ के जाओगे वो याद आएगा। ठीक है ना? ओके, ठोस को हमने गैस में डायरेक्ट लेके आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया? ये ऊर्ध्वपातन। और गैस सीधे ठोस में चली गई तो संघनन। चलिए, गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। द्रव को ठोस में किया जा सकता है क्या? पानी। पानी एक ऐसा उदाहरण है जो ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, जब हम पानी को जमाना शुरू करते हैं, क्या करते हैं? तो उस बिंदु जिस तापमान पर पानी जमना शुरू होता है वह उसका हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक। जिस पर पानी पिघलना शुरू हो जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, हमें यहां कितने सारे वर्ड में लगे बेटे? ठोस, द्रव, गैस, पिघलना, बाष्पन होना, संघनन होना, ऊर्ध्वपातन होना, क्वथनांक, हिमांक। हमें यहां पर क्या क्या मिले? 6 शब्द मिले। लिखिए, अवस्था का रूपांतरण, हेडिंग डालिए, अवस्था का रूपांतरण, हेडिंग डालिए, अवस्था का रूपांतरण। पहला लिखिए, अभी केवल नाम लिख लो, पिघलना। दूसरा लिखिए बाष्पन। तीसरा लिखिए निक्षेपण। चौथा लिखिए ऊर्ध्वपातन। पांचवा लिखिए संघनन। छठवां लिखिए हिमीकरण। हिमीकरण। लिखिए ठोस का द्रव में बदलना,
पिघलना कहलाएगा। ठोस का द्रव में बदलना पिघलना कहलाएगा। या देखो ऐसा कर लो जी, अपन ने 6 चीज लिखी है ना, तो 1 नंबर पर डालो पिघलना, ठीक है। यहां देखो ऐसे लिख लो ठोस इसमें परिवर्तित होगा द्रव में, तो ये क्या कहलाएगा? पिघलना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए बाष्पन। दूसरा पॉइंट लिखिए बाष्पन। लिखिए द्रव का गैस में परिवर्तित होना बाष्पन कहलाएगा। तीसरा लिखिए निक्षेपण। गैस का ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाएगा। सॉरी मैंने यहां संघनन बोल दिया, निक्षेपण कहलाएगा ये, ठीक है। गैस का ठोस में निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निक्षेपण। चौथा लिखिए ऊर्ध्वपातन। ठोस का गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए इसके, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, इसे नौसादर भी कहते हैं। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर, नौसादर। क्या स्टॉप हो गई क्या? हाँ हाँ, नौसादर भी कहते हैं। एक और लिखो कपूर। अच्छा, अपन जब कपूर की आरती करते हैं तो वो सीधे गैस बन जाता है। ठोस से कैसे बन जाता है? गैस। ये क्या का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का, ठीक है। निक्षेपण क्या था? गैस का सीधे ठोस में बदलना। यानी यहां देखिए ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण, क्या ये एक दूसरे की अपोजिट प्रक्रिया है। ठोस का गैस में बदलना यानी ऊर्ध्वपातन, गैस का ठोस में बदलना यानी निक्षेपण। चलिए कौन सा बचा है अभी? संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तित होना। संघनन किसकी विपरीत प्रक्रिया है? बाष्पन की। गैस का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है एवं द्रव का गैस में परिवर्तित होना बाष्पन कहलाता है। पानी जब उबलने लगता है तो उससे गैस निकलती है, ठीक है। तो वह क्या प्रक्रिया कहलाएगी आपकी? बाष्पन प्रक्रिया। और जब उसी में हम क्या करते हैं, ऊपर एक ढक्कन ढक देते हैं। देखिए समझिए, यहां पे पतीले में ढक्कन ढक देते हैं हम, तो ऊपर आप देखो ओस जम जाती, पानी की बूंदें आ जाती हैं, ठीक है ना। वह आपकी संघनन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन प्रक्रिया, ठीक है। कपूर का सीधा गैस बन जाना, ठोस से गैस बन जाना ऊर्ध्वपातन, गैस का ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण, ठीक है। और कुछ बचा है क्या लिखने के लिए? हिमीकरण। लिखिए द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। उदाहरण में लिख लीजिए बर्फ, आइसक्रीम। लिख गया? समझ में आ गई है 6 चीजें प्रॉपर तरीके से, ठीक। अब कोई डाउट? यानी ये तीनों चीजों को हमने समझा कि ये किस प्रकार आपस में बदलते हैं, ठीक है। भैया आकाश जी समझ में आया? बहुत आसान सा चैप्टर है ये, कठिन नहीं है। अब आते हैं हम प्लाज्मा पे। किस चीज पे आते हैं? किस चीज पे आते हैं हम? प्लाज्मा पे। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है। पदार्थ की कैसी अवस्था है? चौथी अवस्था। ये दिखेगा तो आपको द्रव टाइप का फैला हुआ, लेकिन है ये अपने आप में एक ठोस चीज, यानी अपनी शेप को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। समझते हैं। अरे यार एक छोटा सा एग्जांपल समझो। थूक देखा? थूक एकदम वो गंदा वाला, बलगम। बलगम
बलगम कहीं डली होती है, आप उस पर पानी भी डालोगे तो वो क्या अपना पूरा मटेरियल कभी फैलाएगी नहीं, एक लिमिट तक अगर आपने प्रेशर में पानी डाला है वो उसी शेप में ही आगे जाएगी, ठीक है, या आगे जाके वो अपनी आकृति पूरी आकृति छोड़ेगा नहीं। तो ये उसी प्रकार की चीज है, इसको लिखने का मतलब है ना, समझा रहा हूं केवल, ठीक है, देसी भाषा में समझाना बोलते इसे, ठीक है। आइए अब समझते हैं प्लाज्मा। लिखिए इरविन लैग मुइर, इरविन लैग मुइर, क्या इरविन लैग मुइर द्वारा 1920 में इसकी खोज की गई। यह अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा उत्तेजित कणों से बना होता है। यह अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा उत्तेजित कणों से बना होता है। लिख गया। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। लिख गया। इसके उदाहरण लिखिए। फ्लोरसेंट ट्यूब, ये देखिए ये लिखा हुआ है फ्लोरसेंट ट्यूब व नियॉन बल्ब। फ्लोर लिख गया, फ्लोर सेंट ट्यूब, अरे ये लगा ऊपर ट्यूबलाइट, ठीक है। नियॉन बल्ब, क्या नियॉन बल्ब। अच्छा मैंने आपको बताया कि यह अत्यधिक उत्तेजित होता है, ठीक है ना। तो हम और ये कैसा होता है, गैस आयनीकृत गैस के रूप में होता है। तो हम जैसे ही इसमें बिजली देते हैं तत्काल से ये सक्रिय हो जाता है और ये क्या करता है, जलने लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या उदाहरण इसके, फ्लोरसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब। वेल्डिंग की दुकान देखी आप लोगों ने, वेल्डिंग की दुकान में जो वेल्डिंग करते हैं गैस से, तो आपने देखा जैसे वो टांका पे रखते हैं, उसको टांके पे रखते हैं, टांके लगाने के रखते हैं, चिंगारी एकदम से निकलने लगती है, ठीक है। यानी अत्यधिक उत्तेजित होता है। तो जैसे ही हमने इसको टच किया आयनीकृत रूप में आ गया और ये अपनी प्रक्रिया करने लगता है, ये अपनी प्रतिक्रिया दे देता है, ठीक है। वेल्डिंग, गैस की वेल्डिंग इसके उदाहरण है। अब समझिए ये जो विद्युत का तार है, क्या विद्युत का तार, यह आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ट्रांसफार्मर एकदम से क्या होते हैं, स्पार्किंग करने लगते हैं। क्या करते हैं, एकदम से स्पार्किंग करने लगते हैं। तो जो वो स्पार्किंग होती है वो काय का उदाहरण है, प्लाज्मा का, ठीक है ना। गैस की वेल्डिंग में जो आग निकलती है वो काय का उदाहरण है, प्लाज्मा का। फ्लोरसेंट ट्यूब, आयनीकृत बल्ब काय के उदाहरण है, प्लाज्मा के, ठीक है ना। लिख लीजिए फ्लोरसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, बिजली की स्पार्किंग लाइट, गैस वेल्डिंग की स्पार्किंग लाइट। अच्छा ये आप लोग क्यों एकदम से चमकता है, क्योंकि ये अपने आप में ये उत्तेजित रूप में रहता है, ये उच्च तापमान में रहता है। यानी एक स्थिति पर उच्च तापमान, एक अवस्था आने पर एकदम ये उच्च तापमान में रहता है, ठीक है ना। जैसे ही हम फ्लोरसेंट ट्यूब में करंट भेजते हैं एकदम से ये चमकीले रूप में हमें दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि इसका तापमान अधिक होता है, ठीक है ना। यह उत्तेजित अवस्था में होता है, यह आयनीकृत गैस के रूप में होता है, यह इसलिए एकदम से हमें दिखने लगता है। तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है। बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था की। बोस, लिखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस आइंस्टीन संघनन। तो संघनन क्या था, गैस का द्रव रूप में परिवर्तन होना। अब समझिए ये जो अवस्था है ये क्या है, किसी गैस का 1,00,000वां हिस्सा, जैसे मैं हूं, मेरा 10वां हिस्सा क्या आ जाएगा, इतना पैर,
इतना हाथ, इतना मुंह, ठीक है। उसी प्रकार से एक गैस का 1,00,000वां हिस्सा, ठीक है, जब उसे कम से कम तापमान पर ठंडा किया जाएगा, कम से कम तापमान पर ठंडा किया जाएगा, तो वह एक अवस्था ले लेगा, ठीक है। यानी गैस को हम ठंडा करेंगे तो जो उसका 1,00,000वां हिस्सा होगा वह एक अवस्था ले लेगा, तो वह कहलाएगी एक संघनित अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाएगी? जिसके ऊपर थ्योरी किसने दी? बोस ने और आइंस्टीन महोदय ने। किसने दी? कब दी? 1995 में, ठीक है। तो लिखिए सन 1995 में सत्येंद्र नाथ बोस, सन 1995 में सत्येंद्र नाथ बोस ने इस पर स्टडी करी, जिसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस व अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया। इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस व अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया। सन 2001 में 95 बेटा खोज स्टार्टिंग है उसका। अब लिखिए सन 2001 में यूएसए के कार्नेल एरिक, यहां देख लीजिएगा, कार्नेल एरिक केटलर, केटलर वैज्ञानिकों के नाम है ये, थोड़ा उटपटांग लेकर अपन को याद करने पड़ेंगे। लिखिए केट, बिल्ली वाला केट, देखिए केटलर। पहला नाम लिखा आप लोगों ने कार्नेल एरिक, लिख लिया पहला नाम। दूसरा नाम लिखिए केटलर को बोस आइंस्टीन संघनन की अवस्था प्राप्त करने के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला, लिख गया। लिख गया। अगला लिखिए फर्मियन संघनन। क्या? फर्मियन संघनन, फर्मी ऑन संघनन। अगला क्या है? इसमें केवल दो चीजें लिखिए। इसकी खोज 2003 में दबोरा बोरा, छोटा दा बोरा, दबोरा एस जिनू, छोटी जी छोटा नू, द्वारा की गई। समझ में आया आज का जो पढ़ाया? कॉपी किताब साइड करो, अब इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है।